नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। देश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट के बाद एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों में भी कोरोना संक्रमण के मामले देखने में आ रहे हैं। चूंकि इस वक्त स्कूल खुले हुए हैं तो ऐसे में बच्चों को लेकर माता पिता की चिंता भी बढ़ रही है और आज हम इन्हीं चिंताओं और शंकाओं का हल खोजने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम सिब्बल। डॉक्टर सिब्बल, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। थैंक यू। आपने निमंत्रण दिया, आपका आभारी हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब, अभी अगर हम देखें तो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन अभी लगाई जा रही है और 12 से कम की बात करें तो उनको अभी वैक्सीन लग भी नहीं रही है। अब चूंकि मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं तो बड़ा सवाल यही है कि अभी हम बच्चों को कोरोना संक्रमण से कैसे सुरक्षित रखें। देखिए, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, जो कोविड अवॉइडेंस बिहेवियर है वो हमें अपने एक जो डे टू डे एग्जिस्टेंस है उसका एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। और ये मुश्किल है क्योंकि 2 साल से हम कह रहे हैं मास्क पहने, अब सब परेशान हो चुके हैं। कब तक मास्क पहनाने को बोलेंगे डॉक्टर लोग, कब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो एक 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 फटीग सा आ गया है, थक गए लोग। लेकिन जैसे कि अभी नंबर्स दिल्ली में बढ़ने लगे हैं या कई मुल्कों में बढ़े हैं, तो बार बार हमें इन नंबर्स के बढ़ने से इस बात का एहसास होना, ये या एहसास दिलाता है हमें ये कि कोविड अवॉइडेंस बिहेवियर जो है उससे हम दूर नहीं जा सकते। तो मास्क हमें पहनने हैं, डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है, हाथ हमें धोने हैं, सैनिटाइजर हमें यूज़ करना है। अब सवाल ये होता है कि जब सोशल गैदरिंग्स होती हैं तो ये तीनों चीज़ें गायब हो जाती हैं। और अब आप नंबर्स अगर आप देख रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है शादियाँ बहुत हुई। जो शादियाँ जनवरी फरवरी में नहीं हुई थी वो शादियां अभी हो रही हैं। अब शादियों के अंदर तो ना तो कोई मास्क पहनता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है, और हैंड वॉशिंग और ये सब तो बहुत मुश्किल है। तो नंबर्स बढ़ते हैं और अगर आप 200 लोग, 250 लोग, 300 लोग होंगे, उसमें से अगर 5 लोगों को है तो फिर 5 से वो 20 को जाएगा, 20 से फिर वो जब घर जाएंगे तो उनको अ, ये ये फैलता है और यही हम देख रहे हैं। जहाँ तक रहेगी बात, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो हमें ये जो बिहेवियर है उसको हमें ना एक पॉजिटिव अप्रोच से जो अपने अपने जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन है नहीं। जहाँ तक रहेगी वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन का जो इंडिया का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। और वैक्सीनेशन से क्या होता है? वैक्सीनेशन से हॉस्पिटलाइजेशन की नीड जो है वो कम होती है, आईसीयू में भर्ती होने की नीड कम होती है, वेंटिलेशन पे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और डेथ्स से प्रिवेंशन जो है वो कोविड की वजह से बहुत सब्सटैंटिव होती है वैक्सीनेशन की वजह से। लेकिन वैक्सीनेशन जो है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में जिस तरीके की हमें मतलब एक एक्सपेक्टेशन है वो संभव नहीं है। तो लोग कहते हैं कि हमने 2 वैक्सीन लगाया, और लोग कहते हैं हमने प्रिकॉशनरी डोज भी लगाई फिर भी हो गया कोविड। लेकिन हुआ, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ ना, और आगे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए। इसलिए वैक्सीनेशन जो है, जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगाई है, लगाएं। जहाँ तक रहेगी बात बच्चों की, तो हमेशा वैक्सीनेशन जब होता है पहले टीनेजर्स में होता है, फिर 12 से 15 साल के बच्चों में होता है, फिर 12 से 5 साल में होता है, फिर 5 से 2 साल में होता है, और उसके बाद 2 साल से कम में होता है। तो ये एक ऑर्डर है, यही ऑर्डर इंडिया में होगा। वैक्सीन अवेलेबिलिटी की बात आती है, ट्रायल्स की बात आती है, क्योंकि डेटा जो है वो होना चाहिए कि सेफ है, इफेक्टिव है बच्चों में, तभी हम देंगे। माता पिता के ऑब्वियसली मन में ये आशंका हमेशा रहती है कि ये सेफ है वैक्सीन कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं। तो इसलिए इसमें समय लगेगा। जो 12 साल से कम बच्चे हैं, डेटा होगा, अप्रूवल आएगा और फिर वैक्सीनेशन होगा। तो तब तक कोविड अवॉइडेंस बिहेवियर ही हमारे पास बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एक ही स्ट्रैटेजी है। बड़ों में कोविड अवॉइडेंस बिहेवियर और वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, अगर बच्चों को संक्रमण हो ही जाता है तब उस स्थिति में क्या बच्चों को घर पर आइसोलेट करना चाहिए? क्या उस समय करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, अगर बच्चों को होता है, पहले बात तो एक पॉजिटिव बात ये है कि बच्चों को जब इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली ओमिक्रॉन से हो रहा है, मैं डेल्टा की बात नहीं करूँगा, अल्फा की बात नहीं करूँगा, ओमिक्रॉन जो अभी रिलेवेंट है उसके बारे में बात करूँ। तो क्या होता है? बुखार होता है, बुखार कई बार 103, 104 तक चला जाता है दूसरे, तीसरे दिन। थोड़ी गले में खराश होती है, फिर खाँसी होती है।
तीसरे दिन शाम तक या चौथे दिन तक बुखार चला जाता है। खांसी या जो नज़ला है वो 5वें दिन तक चला जाता है। 5वें छठे दिन में बच्चा बहुत नॉर्मल महसूस करता है। तो इसको अगर आप कंपेयर करें जो नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन होती है, जो बच्चों को होती है, बड़ों को होती है, उस तरीके से ये ओमिक्रॉन बिहेव कर रहा है। बिकॉज़ इसमें ये जो प्रीडिस्पोज़िशन है लंग्स में जाने की, जो कि डेल्टा ने जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, वो ओमिक्रॉन में नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये ऊपर जो है नेज़ल पैसेजेस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, थ्रोट, उसके अंदर प्रेफ़र करता है रहना। जो डेल्टा था वो लंग्स में जाता था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती थी, निमोनिया होता था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती थी। ऑल्सो 1% बच्चों में जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर था, वो देखने में आया था, वो ओमिक्रॉन में नहीं है। तो अगर बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो बुखार की दवाई देने की ज़रूरत है, गले को सूद करने के लिए शहद, गर्म पानी, अदरक, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ज़्यादातर दवाइयों की आवश्यकता नहीं रहती है। और जहाँ तक रह गई बात होम आइसोलेशन की, तो होम आइसोलेशन तो बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है, होम आइसोलेशन होना चाहिए और बाकी ताकि बाकी और लोगों को ना हो। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण होता है लेकिन कोई लक्षण नहीं होते हैं, यानी घर में अगर किसी को संक्रमण हुआ और जांच करवाई तो फिर बच्चे में भी संक्रमण पाया गया लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को किस तरह के इलाज की ज़रूरत होती है या फिर किसी इलाज की ज़रूरत होती भी है या नहीं? देखिए, अगर बच्चे को कोई सिम्पटम ही नहीं है तो फिर इलाज किस बात का? सिर्फ़ आई मीन वो स्वयं 3-4 दिन, 5 दिन के मतलब 5, 6, 7 दिन के बाद खुद ही नेगेटिव हो जाएँगे और उनको सिम्पटम्स होंगे ही नहीं, तो दोबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अगर कोई सिम्पटम्स नहीं है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिम्पटम्स हैं, तो सिम्पटम्स को ट्रीट करिए, बुखार को ट्रीट करिए, खाँसी जो गले में खराश है, उसको सूद करने के लिए दवाई दें और इससे ज़्यादा तो कुछ ज़रूरत रहती नहीं है। और डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी बताया कि जो हल्के लक्षण होते हैं, जैसा कि ज़्यादातर संक्रमण जब होता है बच्चों में तो देखने में आता है कि लक्षण बहुत हल्के होते हैं, तो उस स्थिति में इलाज किस तरह का करना चाहिए? तो इलाज भी बहुत बेसिक ही होता है, बुखार के लिए दवाई और थोड़ा-सा गले में खराश उसको सूद करने के लिए दवाई और खाँसी के लिए बस और कुछ नहीं। कोई ये जो ज़िंक की ज़रूरत नहीं होती, विटामिन सी ज़रूरत नहीं होती जो पहले दे रहे थे और कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल की ज़रूरत नहीं रहती। जी, डॉक्टर साहब, कब और कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि बच्चों में जो स्थिति है वो अब गंभीर हो रही है और उस वक्त क्या करना चाहिए माता-पिता को? देखिए, जब बच्चे का डायग्नोसिस होता है तो पहले तो डॉक्टर से पहले दिन ही कॉन्टैक्ट कर लें जब सिम्पटम्स आते हैं, तो फिर एक आप संपर्क में रहें डॉक्टर के। जहाँ तक रहेगी बात कि लक्षण क्या है जिससे चिंता होती है, अगर बुखार चौथे 5वें दिन भी काफ़ी ज़्यादा है, 103, 104 है, अगर बच्चे को बहुत अधिक खाँसी है जो कंट्रोल नहीं हो रही है, बच्चा बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहा है, बार-बार उल्टियाँ कर रहा है और बच्चा बिल्कुल निढाल पड़ जाता है या बच्चे की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, तो ये लक्षण है कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए और फिर डॉक्टर ये निर्णय लेंगे कि बच्चे को घर में रहना है, हॉस्पिटलाइज़ करना है या क्या करने की आवश्यकता है। जी, डॉक्टर साहब, इस वक्त बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं और कुछ स्कूलों में बच्चों में संक्रमण के मामले भी सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में स्कूलों को किन बातों का खास ख्याल इस वक्त रखना चाहिए जब मामले बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए जो मैंने आपको बोला कोविड अवॉइडेंस बिहेवियर के ऊपर ही फ़ोकस करना पड़ेगा। देखिए हम बार-बार स्कूल को बंद करना, स्कूल को खोलना बच्चों के लिए भी बहुत डिस्ट्रप्टिव होता है। आप हुँ, देखिए जिन बच्चों को हायर क्लासेस में है उनकी पढ़ाई का बहुत हर्जाना होता है। ऑनलाइन ने काफ़ी जो एजुकेशन जो है उसको सँभाला है 2 साल पे लेकिन फ़िज़िकल और ऑनलाइन का कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो अगर कोई बच्चा पॉजिटिव हो जाता है तो स्कूल जो है वो नोटिफ़ाई करता है सबको कि बच्चा पॉजिटिव हुआ है, तो अगले 4-5 दिन के लिए उस बच्चे जो हैं क्लास के, उन पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, वो ना आएँ स्कूल। लेकिन पूरे स्कूल को बंद करना ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। बिकॉज़ अगर हम ऐसे बिहेव करेंगे कि हर बात पे हम स्कूल को बंद करेंगे तो स्कूल खुलेंगे कब? हुँ। किसी ना किसी बच्चे को किसी ना किसी क्लास में कभी ना कभी जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती बीमारी होता रहेगा। अब आप बताइए जैसे फ्लू होता है, हुँ। तो फ्लू तो चलता रहता है ना, तो फ्लू के देखते हुए हम अपनी ज़िंदगी को तो बिल्कुल स्टॉप नहीं करते। तो हमें भी ओमिक्रॉन को इस सार्स कोवी 2 वायरस इन्फेक्शन को अब फ्लू के नज़रिए से देखना होगा और फ्लू के अंदर जैसे 4-5 दिन में ठीक हो जाता है व्यक्ति, वैसा यहाँ पे भी होगा। हुँ।
तो डॉक्टर साहब क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं? जैसे लॉन्ग कोविड देखा जाता है, बड़ों में ऐसा आता है, तो बच्चों में भी ऐसा कुछ होता है कि मान लीजिए कोविड हुआ, ठीक हो गया कुछ दिन बाद, लेकिन कुछ समय के बाद, महीने भर बाद या 15 दिन बाद कुछ ऐसे लक्षण आए जिससे दिक्कत हुई बच्चों को? ऐसी चीज़ें बच्चों में देखने में आती हैं क्या? डेल्टा के अंदर तो MIS-C आता था, जो 4-5 हफ्ते के बाद बच्चे को लक्षण होते थे। कुछ बच्चों जिनको डेल्टा इन्फेक्शन हुई थी, उनको लॉन्ग कोविड भी हुआ था कि कुछ महीने के बाद भी उनको सिम्टम्स रहे। लेकिन ओमिक्रॉन के साथ ऐसा देखने में नहीं आ रहा है सामने। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या वो बच्चे जिनको कोई और बीमारी भी है या कुछ और दिक्कत है, उनके लिए भी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कोविड को लेकर के, या फिर उनके लिए कुछ खास उनको ध्यान रखना चाहिए उनको लेकर के? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बताया कि हम जैसे बड़ों में देखा जाता है, अगर उनको डायबिटीज़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो उनकी जो बिहेवियर है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हो, बट हो सकता है। तो उसी तरीके से बच्चे जिनका अगर ट्रांसप्लांट हो रखा है, या जिनको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, या हार्ट डिजीज़ है, या और कोई बीमारी है, तो उनके जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट को देखते हैं, उनके साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए, और वो एडवाइस करते हैं कि और दवाई देने की ज़रूरत है कि नहीं। जी बट ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव ही होता है बुखार खांसी के लिए, बट अगर ज़रूरत होती है तो फिर और दवाइयाँ दी जाती है। सो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डॉक्टर के संपर्क में रहिए, वो डिसाइड करेंगे क्या देना है, कब देना है, क्यों देना है, कैसे देना है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक जो ऐसा सवाल है जो कि हर पेरेंट जानना चाहते हैं और सबके दिमाग में ये रहता भी है, क्या कोई खास ऐसी डाइट है जो बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनमें इम्यूनिटी और डेवलप हो या मजबूत हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। हर हर पेशेंट, अगर किसी का भी बच्चे को पॉजिटिव आता है तो ये होता है कि हाँ, कुछ हम कर सकते थे डाइट में, इम्यूनिटी बढ़ा सकते थे कि जिससे बच्चा बच सके, या बाकी रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि हम क्या करें ताकि हमारे बच्चे को ना हो। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा कोई इम्यून फैक्टर या कोई विटामिन या कोई और ऐसे सप्लीमेंट नहीं है जिससे कि इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाए कि वो आम वायरल इन्फेक्शन से बच्चे में एक क्षमता पैदा करे बचाव की। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि बच्चे की डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, और उस हिसाब से हमारी जो इंडियन थाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती हैं डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से। दाल होती है, हमारा सीरियल होता है, दही होती है, सब्ज़ी होती है, तो एक बैलेंस आता है। और विटामिन्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो भी हमारी डाइट में से आता है। फल लें, वेजिटेबल्स लें, सैलेड लें, तो विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और कैलोरीज, ये सबसे बढ़िया होता है एक हेल्दी डाइट के ज़रिए एक हेल्दी बॉडी की फंक्शनिंग को सपोर्ट करना, और इसके अंदर इम्यूनिटी का जो एक एस्पेक्ट है वो भी कवर होता है। लेकिन अगर आप कहें कि एक पर्टिकुलर विटामिन या ट्रेस एलिमेंट या कोई सप्लीमेंट से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, तो ऐसा नहीं होता है। जी, इसी पर डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि इसके पहले जब लहर आई थी तो ये देखा गया था कि लोग बहुत से सप्लीमेंट्स या विटामिन की जो टैबलेट्स हैं वो बच्चों को दे रहे थे। ये सब चीज़ें क्या देनी चाहिए, या फिर अगर देने से कुछ फ़ायदा इससे होता है? क्योंकि ये आसान रहता है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि कई बार बच्चे जो ये सब चीज़ें नहीं भी खाते हैं, तो पेरेंट्स के लिए बहुत आसान रहता है कि कोई टैबलेट दे दिया, सिरप दे दी। ये करना चाहिए डॉक्टर साहब या नहीं करना चाहिए? देखिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो हमें सप्लीमेंट देना है विटामिन्स वगैरह को बढ़ाने के लिए लेवल्स को बॉडी में, वो रेगुलरली देना है। तो अब आप रोज़ विटामिन सी की हाई डोजेस तो दे नहीं सकते। ठीक है, दूसरी लहर में बहुत विटामिन सी लगी, बहुत जिंक लगी, बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को, तो वो बात दूसरी थी। बट ओमिक्रॉन में कोई ज़रूरत ऐसे सामने नहीं आई है। और जहाँ तक रह गया बात के बच्चे का जो इम्यून सिस्टम बढ़िया फंक्शन करे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई डेफिशिएंसी ना हो, और वो डेफिशिएंसी ना है उसके लिए एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।